दोस्तों नमस्कार। भूगोल के इस खंड में दोस्तों हम लोग देख रहे थे भारत का भूगोल। भारत के भूगोल के तहत 6 वीडियो अब तक पहुंचा, आपने देखा। दोस्तों ये 7वां वीडियो, ठीक है। 7th वीडियो भारत का भूगोल का, और इससे पूर्व आपके पास 6 वीडियो पहुंचा, आपने देखा भी। तो हम लोग आज 7वां वीडियो में भारत के भूगोल में खासकर आज हम लोग शुरुआत करेंगे परिवहन और संचार यानी ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के साथ में। साथ ही साथ दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा कि ये भारत का भूगोल है। अगला जो पार्ट होगा इसी का, वो होगा विश्व का भूगोल। तो हम लोग आज भारत का भूगोल और एक दिन एक पार्ट में और जाएगा, यानी 8वां पार्ट होगा। 8वां पार्ट में भारत का भूगोल समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग आज का टॉपिक, शुरुआती टॉपिक होगी परिवहन और संचार, ठीक है। परिवहन और संचार। तो हम लोग पहले इसको देखते हैं, फिर आगे देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक है। तो हम लोग इसमें खासकर सड़क, रेल मार्ग, जल मार्ग सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग परिवहन और संचार की तरफ। दोस्तों एक बात ध्यान रखेंगे कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ पर लिखा हुआ NCERT सार संग्रह, ठीक है। सार संग्रह, सारे के सारे वीडियो आपको उसी जगह पर प्राप्त हो जाएगी। और इससे पूर्व आधुनिक भारत और पॉलिटी का सारा वीडियो अब तक पहुंच चुका है, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग परिवहन और संचार की तरफ। कि राष्ट्रीय राजमार्ग एक्सप्रेसवे 1,44,995 किलोमीटर। ये रिपोर्ट कब का है? 22-23 का। आंकड़ा अनंतिम है, यानी फाइनली नहीं है, ठीक है। तो ये आंकड़ा 22-23 का है। और ध्यान रखें दोस्तों कि राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसे एक्सप्रेसवे NH कहते हैं, नेशनल हाईवे कहते हैं, उसकी कुल लंबाई 1,44,995 किलोमीटर। राज्य राजमार्ग यानी स्टेट हाईवे का लंबाई दिया हुआ है 1,67,039 किलोमीटर। अन्य सड़कें गली कुची कहीं कहीं होगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे वो सब सड़कें कितना, तो 60,19,757 किलोमीटर। और अगर कुल सड़क देखा जाए तो 63,31,791 किलोमीटर कुल लंबाई है, ठीक है। तो इसका इतना विस्तार है, ध्यान रखें सड़कों का। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? दोस्तों वो राज्य है महाराष्ट्र, ठीक है। सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। भारत के किस राज्य में प्रांतीय राजमार्ग स्टेट हाईवे की सकल लंबाई सबसे अधिक है? तो ग्रॉस लंबाई सबसे अधिक है वो आपका महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट। तो इस का संबंध किसके विकास से है? तो वो राजमार्ग से, ठीक है। ध्यान रखेंगे स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंध है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग से। पूरब पश्चिम और उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को किस स्थान पर मिलते हैं? ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि पूरब पश्चिम और उत्तर दक्षिण राजमार्ग एक दूसरे से किस स्थान पर मिलते हैं? तो वो झांसी में मिलते हैं, ठीक है। झांसी में मिलते हैं। भारत का 40% सड़क परिवहन किस प्रकार की सड़कों से होता है? तो 40% सड़क परिवहन राष्ट्रीय राजमार्ग से होती है, NH से होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सबसे बड़ा, ठीक है। तो सबसे राष्ट्रीय राजमार्ग 44 कहाँ से कहाँ तक? श्रीनगर से
कन्याकुमारी तक सारे राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम चेंज हो गया है, नंबर चेंज हो गया है। तो अभी ध्यान रखेंगे, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो नेशनल हाईवे 44 श्रीनगर से कन्याकुमारी। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 548 व NH 118, ठीक है। ये सब छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगला है, भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो सबसे लंबा एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 340 किलोमीटर, ठीक है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 340 किलोमीटर। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? बड़ौदा, गुजरात में। चेन्नई बंदरगाह किस प्रकार का बंदरगाह है? वो है कृत्रिम बंदरगाह, यानी खुद से बनाया गया बंदरगाह, ठीक है, अपने आप नहीं बना है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर कुछ फैक्ट दे रखा हुआ है कि रेलवे की उत्पादन इकाई कहाँ पर से क्या क्या बन रहा है। तो चित्तरंजन लोकोमोटिव पश्चिम बंगाल 1950 में स्थापित किया गया था। यहाँ से विद्युत इंजन निर्माण हो रही है। रेल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर तमिलनाडु 1952 में स्थापित किया गया था। यहाँ पर से सवारी डब्बा निकल रहा है या निर्माण हो रही है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब 1986, यहाँ पर से रेलवे डब्बे बन रहा है। डीजल इंजन आधुनिकीकरण कारखाना पटियाला पंजाब 1981, यहाँ से डीजल इंजन का निर्माण हो रही है। और डीजल लोको वर्क्स वाराणसी उत्तर प्रदेश 1961, यहाँ से डीजल इंजन का निर्माण हो रही है, ठीक है। अब इधर NH का नाम दे रखा हुआ है, कौन सा NH कहाँ से कहाँ तक गुजरती है। तो देखिए, सारे NH का नाम चेंज हो गया, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। सारे NH का नाम पहले वाला नाम चेंज कर दिया गया है। अभी जो NH है NH1 उरी बारामूला श्रीनगर से लेह तक, पूर्व में नाम था NH1A और NH1D, इसका नाम चेंज कर दिया गया है, ठीक है। दूसरा NH है NH2 डिब्रूगढ़ असम से तुपांग मिजोरम तक, ठीक है। तो डिब्रूगढ़ असम से तुपांग मिजोरम तक जो NH है उसका नाम है NH2। NH3 लेह लद्दाख से अटारी इंडो पाक बॉर्डर तक। NH4 पोर्ट ब्लेयर से चिड़िया टापू तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसका पहले नाम था, पूर्व में इसका नाम था NH223। अगला है NH5 फिरोजपुर पंजाब से शिवकिला के समीप तक इंडो तिब्बत सीमा तक, ठीक है, NH5। NH6 जोरबाट मेघालय से सीलिंग मिजोरम तक। NH7 फजिल्का पंजाब से माना उत्तराखंड तक। NH8 करीमगंज असम से सबरूम त्रिपुरा इंडो बांग्लादेश बॉर्डर तक, पूर्व में इसका नाम था NH44। NH9 मलोट पंजाब से पिथौरागढ़ तक भारत नेपाल बॉर्डर के सीमा तक। NH10 गैंगटोक सिक्किम से फुलबारी सिलीगुड़ी भारत बांग्लादेश बॉर्डर तक, पहले इसका नाम NH31 था। NH13 तवांग से वाकरो तक अरुणाचल प्रदेश। NH16 कोलकाता से चेन्नई तक, इसका पूर्व नाम था NH5। NH17 सेवक पश्चिम बंगाल से गुवाहाटी असम तक। NH19 दिल्ली से कलकत्ता, पूर्व में इसका नाम NH2 था। NH30 सितारगंज उत्तराखंड से कोंडापल्ली आंध्र प्रदेश तक। NH34 गंगोत्री धाम से लखनादौन सिवनी मध्य प्रदेश तक। NH44 श्रीनगर से कन्याकुमारी तक सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, पहले इसका नाम NH7 था, अब इसका नाम NH44 हो गया।
नेक्स्ट है NH-48 दिल्ली से चेन्नई तक भाया मुंबई, NH-3, NH-4 और NH-8 सब को जोड़ दिया गया और एक नाम दिया गया NH-48 दिल्ली से चेन्नई तक। NH-52 संगरूर पंजाब से अंकोला कर्नाटक तक, हजीरा गुजरात से पारादीप बंदरगाह उड़ीसा तक। इसके बाद NH-66 पनवेल नवी मुंबई से कन्याकुमारी तक, इसका नाम पहले NH-17 और NH-47 था। NH-129 नुमालीगढ़ असम से दीमापुर नागालैंड तक, NH-39 नाम पहले था इसका। और लास्ट में है NH-134 धरासू से यमुनोत्री तक उत्तराखंड, इसका परिणाम था NH-94। तो सबका नाम चेंज होकर नया नया नाम आ चुका है। अगला है कि कोंकण रेलवे किन दो स्थानों से जोड़ता है। ठीक है, तो कोंकण रेलवे कहाँ से कहाँ तक, रोहा महाराष्ट्र से मंगलुरु कर्नाटक तक। ठीक है, प्रोजेक्ट हीरक के अंतर्गत सड़कों का निर्माण भारत में कहाँ किया जा रहा है। तो प्रोजेक्ट हीरक ध्यान रखेंगे सड़क निर्माण से है और ये महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित जिलों में, प्रोजेक्ट हीरक जो है महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित जिलों में सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। तो एक नीचे फैक्ट है कि उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक 3745 किलोमीटर लंबा है। तो उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक 3745 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनेस्को द्वारा सिलीगुड़ी तथा दार्जिलिंग रेलवे स्टेशनों को जोड़ने वाली लाइन को वर्ष 1999 में विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। तो यूनेस्को ध्यान रखेंगे द्वारा दो स्थान सिलीगुड़ी दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाली लाइन को 1999 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता प्रदान किया है। सबसे अधिक दूरी तय करने वाली एक्सप्रेस ट्रेन कौन सा है, विवेक एक्सप्रेस। कितना दूरी, 4243 किलोमीटर। ठीक है, अगला है 3 अर्धचंद्राकार समुद्री तट किस स्थान पर मिलते हैं। तो 3 अर्धचंद्राकार समुद्री तट जहाँ मिलते हैं वो है कन्याकुमारी। भारत की पहली रैपिड रेल सेवा को क्या नाम दिया गया है, नमो भारत। ठीक है, भारत की पहली रैपिड रेल सेवा को नाम दिया गया है नमो भारत। अगला है आयात नौभार। आयात नौभार यानी इंपोर्ट कार्गो का उच्चतम टन भार संभालने वाला बंदरगाह कौन सा है। तो ये है नाम है दीनदयाल बंदरगाह। जब पहले इसका नाम कांडला बंदरगाह था गुजरात में, अब ये दीनदयाल बंदरगाह हो गया नाम इसका। ठीक है, कृष्णापट्टनम बंदरगाह के संवर्धन से सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। कृष्णापट्टनम बंदरगाह के संवर्धन से सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर कौन सा है, काकीनाडा। आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर कौन सा है, काकीनाडा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो वो है मुंबई। सबसे बड़ा बंदरगाह भारत का मुंबई है। ठीक है, इसके बाद इधर कुछ बातें हैं, इसको देखते हैं। देखिए कुछ बंदरगाह यहाँ पर भारत का 13 बड़े बंदरगाह हैं जिसका नाम दे रखा हुआ है। तो इसका नाम जो संबंधित है और नया नाम चेंज हो गया है उससे जुड़ी हुई है। देखिए कांडला बंदरगाह नाम चेंज हो क्या हो गया, दीनदयाल बंदरगाह। ठीक है, अगला है मुंबई बंदरगाह, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह। नवासे बंदरगाह नामांकन किया गया है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। मार्मागोआ बंदरगाह देश का सबसे बड़ा निर्यात आधारित बंदरगाह गोवा में। ठीक है, इसके बाद न्यू मंगलूर बंदरगाह आकार की दृष्टि से अपेक्षाकृत छोटा। ठीक है, अगला है कोचीन बंदरगाह, अरब सागर की रानी के नाम से लोकप्रियता। टूतीकोरिन बंदरगाह, इसका नाम BO चितंबर नार। ठीक है, चितंबर नार नाम दिया गया है।
चेन्नई बंदरगाह कृत्रिम का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह, विशाखापत्तनम सबसे गहरा बंदरगाह, पारादीप इसका पोताश्रय सबसे गहरा, कलकत्ता कोलकाता हल्दिया यह एक नदीय पतन भी है, एन्नोर सबसे बड़ा कंप्यूटराइज बंदरगाह और वधावन महाराष्ट्र देश का पहला मेगा पोर्ट। ठीक है, इधर कुछ क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान NINI कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान पटना में स्थित है। अगला क्वेश्चन है गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो ये अमृतसर में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने वाला यार्ड गुजरात के किस स्थान पर स्थित है। ये आपका अलंग में स्थित है। अगला है कच्छ की खाड़ी पर कौन सा बंदरगाह स्थित है। तो कच्छ के खाड़ी पर दीनदयाल बंदरगाह स्थित है। भारत के बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है। ये आपका चेन्नई बंदरगाह। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान रखें दोस्तों कि कौन सा बंदरगाह बाह्य पत्तन का विशिष्ट उदाहरण है। तो हल्दिया। ठीक है, अगला है उड़ीसा तट पर कौन सा बंदरगाह अवस्थित है। तो ये पारादीप बंदरगाह अवस्थित है। मार्मागोआ पत्तन कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका गोवा में स्थित है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखेंगे बहुत सारे क्या मतलब भारत का रेलवे जोन दे रखा हुआ है। तो भारत के रेलवे जोन को हम लोग देखते हैं, सबका नामांकन यहाँ पर है अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं भारत का रेलवे जोन। ठीक है, हम लोग क्लॉकवाइज चलेंगे। ठीक है, इधर से चलते हैं तो इसको हम बड़ा कर देते हैं ताकि आपको भी सही तरीके से दिखे। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ शुरू करते हैं कि भारत का रेलवे जोन। तो सबसे पहला है उत्तरी जोन। ठीक है, ये उत्तरी जोन लिखा हुआ है जिसकी स्थापना, इसको उत्तरी जोन को इंग्लिश में NR कहेंगे। जो इसका स्थापना 14 अप्रैल 1952 को हुआ, मुख्यालय नई दिल्ली। इसके बाद नीचे यहाँ पे प्रयागराज मुख्यालय दिया हुआ है। इसका उत्तर मध्य रेलवे, इसका इंग्लिश में NCR कहेंगे और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 2003 को हुई थी। अगला है असम गुवाहाटी पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में NFR 15 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला है गोरखपुर जो पूर्वोत्तर रेलवे की मुख्यालय है, NER 14 अप्रैल 1952 को। इसके बाद है ECR जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2002 को हुई थी, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर। इसके बाद कोलकाता मेट्रो रेलवे KMRC 29 दिसंबर 2010 को, पूर्व रेलवे कोलकाता ER 14 नवंबर 1952 को स्थापना की हुआ था। दक्षिण पूर्व रेलवे SER कोलकाता 1 अगस्त 1955 को, पूर्व तटीय रेलवे जिसका मुख्यालय भुवनेश्वर है ECR 1 अप्रैल 2003 को। बिलासपुर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का जोन का मुख्यालय SECR 1 अप्रैल 2003 को। सिकंदराबाद दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय SCER 2 अक्टूबर 1966 को। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय साउथ रेलवे का मुख्यालय चेन्नई 14 नवंबर 1951 को स्थापना हुई थी। तटीय रेलवे दक्षिण तटीय रेलवे स्थापना 2019 को और इसका मुख्यालय विशाखापत्तनम। इसके बाद दक्षिण पश्चिम रेलवे जिसका मुख्यालय हुबली और स्थापना 1 अप्रैल 2003 को। इसका मध्य रेलवे CR सेंट्रल रेलवे मुंबई सेंट्रल मुख्यालय 5 नवंबर 1951 को। पश्चिमी रेलवे चर्च गेट मुंबई 5 नवंबर 1951 को। इसके बाद पश्चिमी मध्य रेलवे जबलपुर जिसका मुख्यालय जबलपुर है और 1 अप्रैल 2003 को स्थापना हुई थी। और लास्ट में है आपका उत्तर पश्चिम रेलवे जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2002 को हुई थी, इसका मुख्यालय जयपुर है। दोस्तों भारत का रेलवे जोन में उत्तर रेलवे नई दिल्ली मुख्यालय, इसके बाद उत्तर मध्य रेलवे जिसका मुख्यालय प्रयागराज, इसके बाद पूर्वी सीमांत रेलवे इसका मुख्यालय असम गुवाहाटी, पूर्वोत्तर रेलवे जिसकी मुख्यालय गोरखपुर, इसके बाद पूर्व मध्य रेलवे जिसका मुख्यालय हाजीपुर, कोलकाता मेट्रो रेलवे जिसका मुख्यालय तो कोलकाता ही है। ठीक है, पूर्व रेलवे कोलकाता
जिसका मुख्यालय कोलकाता ही है। दक्षिण पूर्व रेलवे मुख्यालय कोलकाता। पूर्व तटीय रेलवे जिसका मुख्यालय भुवनेश्वर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जिसका मुख्यालय बिलासपुर। दक्षिण मध्य रेलवे इसका मुख्यालय सिकंदराबाद। दक्षिण रेलवे जिसका मुख्यालय चेन्नई। इसके बाद दक्षिण तटीय रेलवे इसका मुख्यालय विशाखापत्तनम। दक्षिण पश्चिम रेलवे इसका मुख्यालय हुबली। इसके बाद मध्य रेलवे इसका मुख्यालय मुंबई सेंट्रल। फिर पश्चिम रेलवे इसका मुख्यालय चर्च गेट मुंबई। और पश्चिम मध्य रेलवे जिसका मुख्यालय जबलपुर। उत्तर पश्चिमी रेलवे इसका मुख्यालय जयपुर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अगला कुछ क्वेश्चन है उसको भी देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि सागरमाला परियोजना का उद्देश्य देश के सभी बंदरगाहों को आपस में जोड़ने और उनका विकास करना। तो सागरमाला परियोजना किस लिए है? देश की सभी बंदरगाहों को, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सागरमाला परियोजना जो है वो बंदरगाह को, ठीक है, बंदरगाह को जोड़ने का एक परियोजना है और साथ ही साथ उनका विकास भी करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ पर कुछ राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग, जिसमें से पहला राष्ट्रीय जलमार्ग है राष्ट्रीय जलमार्ग 1, ठीक है। इसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर दे रखा हुआ है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 की कुल लंबाई 1620 किलोमीटर और ये कहाँ से कहाँ तक? प्रयागराज से हल्दिया तक, गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली पर। और इसके बारे में कुछ बातें लिखा हुआ है उसको भी देखते हैं कि यह भारत के सर्वाधिक उपयोगी जलमार्ग में से एक है जो यंत्रीकरण तक साधारण नौकाओं द्वारा पटना तथा हरिद्वार तक नौवाहन योग्य है। यह जलमार्ग विकासात्मक उद्देश्यों के लिए 3 भागों में विभाजित है। हल्दिया से फरक्का 960 किलोमीटर, फरक्का से पटना 460 किलोमीटर और पटना से प्रयागराज 600 किलोमीटर। ठीक है, तो ये इस राष्ट्रीय जलमार्ग, ठीक है, नेशनल हाई वाटरवेज का जो 1620 किलोमीटर कुल लंबाई है, जो प्रयागराज से हल्दिया तक है, तो इसको 3 भागों में बांटा गया। हल्दिया से फरक्का, फरक्का से पटना, पटना से प्रयागराज। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जिसकी कुल लंबाई 891 किलोमीटर और इस सादिया से धुबरी नदी आपका ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली पर है। और इस ब्रह्मपुत्र नदी स्टीमर द्वारा डिब्रूगढ़ तक 891 किलोमीटर नौ परिवहन योग्य है। इसका भारत और बांग्लादेश सामूहिक रूप से उपयोग करता है। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रीय जलमार्ग 3 205 किलोमीटर कोट्टापुरम से कोल्लम तक केरल में है ये। और इसके अंतर्गत पश्चिमी तट नहर 168 किलोमीटर लंबी, उद्योग मंडलम नगर 23 किलोमीटर तथा चापाकारा नहर, ठीक है, चापाकारा नहर जो कि 14 किलोमीटर लंबी शामिल है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 4 आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु पुदुचेरी सब मिलकर। ये मद्रास से राजमुंद्री 171 किलोमीटर, वजीराबाद से विजयवाड़ा 57 किलोमीटर, काकीनाडा से पुदुचेरी 767 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग 5 623 किलोमीटर उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में 532 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल में 91 किलोमीटर। ठीक है, तो ये था आपका राष्ट्रीय राजमार्ग 5 तक के लिए। अब यहाँ पर कुछ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिया हुआ है, जैसे कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में। बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर। इसके सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद। इसके बाद गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी असम। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर। त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुवनंतपुरम। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोझिकोड।
शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोची, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर, डेबो डेबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा, केम्पेगोडा गोवा, केम्पेगोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ है तो बेंगलुरु में, और देवी अहल्या होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर, तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुचिरापल्ली, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी, सूरत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुजरात, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या। ठीक है, ये सारे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, अगला कुछ बातें हैं इधर। मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए किस पत्तन का निर्माण किया गया, तो उस पत्तन का नाम है नवासे, जिसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी कहते हैं। भारत डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा स्पीड पोस्ट सर्विस कब प्रारंभ की थी, तो 1986 में प्रारंभ की थी। सार्वजनिक कंपनी पब्लिक कंपनी के स्वामित्व वाला भारत का प्रथम विमानपत्तन कोचीन विमानपत्तन है। तो सार्वजनिक कंपनी के स्वामित्व वाला भारत का प्रथम विमानपत्तन जो कि है अब कोचीन विमानपत्तन। भारत में टेलीफोन सर्विस का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था, तो किस वर्ष हुआ था 1882 में हुआ था। प्रमुख तेल प्राकृतिक गैस पाइपलाइन। ठीक है, पाइपलाइन कहाँ से कहाँ तक, तो ध्यान रखेंगे एक पाइपलाइन है हजीरा विजयपुर और जगदीशपुर 1750 किलोमीटर, सलाया कोयली मथुरा पानीपत 1870 किलोमीटर, कंडला भटिंडा 1331 किलोमीटर, मुंबई पुणे मनमाड 1379 किलोमीटर 89 किलोमीटर, दुलियाजान बोगाई गांव बरौनी 1405 किलोमीटर, नाहरकटिया नूनमाटी बरौनी 1152 किलोमीटर, मुंद्रा पानीपत 1174 किलोमीटर, बरौनी हल्दिया 943 किलोमीटर। इसके बरौनी पटना कानपुर 743 किलोमीटर, चेन्नई त्रिची मदुरई 683 किलोमीटर, जामनगर लोनी 1269 किलोमीटर, कोची मंगलूर 450 किलोमीटर। हल्दिया राजमार्ग नेशनल वाटरवेज 1 प्रयागराज से हल्दिया तक विस्तार, जिसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक, वो है हमारा उद्योग। ठीक है, उद्योग को देखते हैं। तो उद्योग में पहला क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग की जाती है, मैग्नीज, क्रोमियम व निकेल का प्रयोग किया जाता है। दुर्ग में स्थित भिलाई स्टील संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था, तो दुर्ग में स्थित भिलाई स्टील संयंत्र रूस के सहयोग से प्रारंभ किया गया था। भारत के लौह इस्पात कारखानों की अवस्थिति, ये जमशेदपुर उड़ीसा के गुरु महासिनी व मयूरभंज की नवामुंडी खानों से लौह अयस्क प्राप्त करता है। ठीक है, बर्नपुर, ठीक है, ये बर्नपुर पश्चिम बंगाल में है। छोटानागपुर पठार तथा उड़ीसा के क्योंझर खान से लौह अयस्क प्राप्त करता है। भद्रावती कर्नाटक, ये बाबूदन पहाड़ी से प्राप्त करता है। दुर्गापुर, ये भी आपका पश्चिम बंगाल में है। छोटानागपुर पठार तथा उड़ीसा से लौह अयस्क प्राप्त करता है। राउरकेला उड़ीसा क्योंझर बोनाई क्षेत्र से प्राप्त करता है। भिलाई आपका मध्य प्रदेश डाली राजहरा क्षेत्र से प्राप्त करता है। छत्तीसगढ़ होगा भिलाई, ठीक है, छत्तीसगढ़। इसके बाद बोकारो उड़ीसा से लौटते खाली बैगनों द्वारा, ठीक है, ध्यान रखेंगे जब लौट रहा था खाली बैगन तो उसमें भर के लाता है बोकारो। इसके बाद विशाखापट्टनम ब्लाडिला खान से, ठीक है, और पारादीप जो उड़ीसा में है ये उड़ीसा क्योंझर बोनाई खान से प्राप्त करता है लौह अयस्क।
इसके बाद कहता है कौन सा उद्योग भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। ये है लौह इस्पात उद्योग सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। छत्तीसगढ़ में कोरबा किसके लिए प्रसिद्ध है। तो कोरबा एल्युमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। भारत में रूस के सहयोग से भिलाई, ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर, जर्मनी के सहयोग से राउरकेला इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई थी। तो रूस के सहयोग से भिलाई जो कि छत्तीसगढ़ में, इसके बाद ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर और जर्मनी के सहयोग से राउरकेला। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है। सबसे प्राचीन उद्योग सूती वस्त्र। चुनार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सीमेंट उद्योग के लिए। सीमेंट का मुख्य संगठक खनिज कौन सा है। चूना पत्थर। मध्य प्रदेश का कौन सा नगर कीटनाशक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो वो है भोपाल। भारत रबड़ उद्योग कहाँ स्थित है। पणजी में। टिस्को संयंत्र कहाँ है। जमशेदपुर झारखंड में। ठीक है, इधर कुछ कंपनी का नाम दे रखा हुआ है, जैसे ये सब एल्युमिनियम कंपनी है। तो पहला कंपनी है बाल्को, सोवियत संघ से यानी रूस के सहयोग से कोरबा छत्तीसगढ़ रत्नागिरी महाराष्ट्र में स्थापित किया। नाल्को फ्रांस के सहयोग से दामनजोड़ी उड़ीसा और साथ में अंगुल ये भी उड़ीसा में है। हिंडाल्को संयुक्त राज्य अमेरिका यानी अमेरिका के सहयोग से कहाँ पर है। रेणुकूट उत्तर प्रदेश में। इसके बाद इंडाल्को ये कनाडा के सहयोग से, ठीक है, का सहयोग से जेके नगर पश्चिम बंगाल, मुरी झारखंड और अलोवे ये केरल में। ठीक है, इसके बाद माल्को ये आपका इटली के सहयोग से चेन्नई, मेटूर, सलेम तमिलनाडु में और वेदांता जर्मनी, ध्यान रखेंगे झारसुगुडा। ठीक है, झारसुगुडा में। भारत का सबसे प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो सिंदरी झारखंड में। ठीक है, भारत में प्रथम जूट कारखाने स्थापना वर्ष 1855 कोलकाता के पास रिसरा शहर में की गई थी। तो जूट कंपनी, पहला जूट कंपनी 1855 में कलकत्ता के पास रिसरा शहर में की गई थी। सहकारिता क्षेत्र का भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है। तो सहकारिता क्षेत्र में सबसे बड़ा कारखाना ये है फूलपुर में। ठीक है, फूलपुर उत्तर प्रदेश में। वर्ष 1818 में प्रथम सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया। तो कलकत्ता के निकट ग्लस्टोर में। ठीक है, कलकत्ता के निकट ग्लस्टोर में स्थापना किया गया। ठीक है, अगला है कि भारत में कौन सा उद्योग पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। तो सबसे बड़ा उपभोक्ता पानी का जो है वो कागज उद्योग है। पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ स्थित है। ये आपका जामनगर गुजरात में है। ठीक है, स्वतंत्रता पूर्व स्थापित लौह इस्पात कारखाना। तो सबसे पहले कुल्टी में पश्चिम बंगाल में 1874 में कामयाब नहीं रहा। फिर इसके बाद साक्षी झारखंड में 1907 में कामयाब रहा। हीरापुर पश्चिम बंगाल 1908 में। भद्रावती कर्नाटक 1923 में। बर्नपुर पश्चिम बंगाल 1937 में। ठीक है, नीचे एक पॉइंट दिया हुआ, इसको देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना 1984 में हुई थी, जिसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कुछ यहाँ पे कुटीर उद्योग दिया हुआ है हेतु सरकारी संस्थाएं। ठीक है, तो पहला आपका है कुटीर उद्योग बोर्ड 1948 में स्थापना किया गया था। केंद्रीय सिल्क बोर्ड 1949 में। अखिल भारतीय हस्तकरघा बोर्ड 1950 में। अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड 1953 में। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड 1954 में। लघु उद्योग बोर्ड 1954 में। भारतीय लघु उद्योग विकास बोर्ड 1990 में। क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बोर्ड 1975 में। लौह इस्पात उद्योग में लौह अयस्क, कोकिंग कोयला तथा चूना पत्थर का अनुपात लगभग कितना होता है।
तो लो इस्पात उद्योग में लो अयस्क कोकिंग कोयला और चूना पत्थर का जो अनुपात है वो 4:2:1 है। प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा अप्रैल 1948 में की गई थी। प्रथम औद्योगिक नीति का घोषणा श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा अप्रैल 1948 में की गई थी। वर्ष 1904 में देश का प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो चेन्नई में स्थापित किया गया। किस शहर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी के नाम से जाना जाता है? वो आपका बेंगलुरु है। ठीक है, बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी के नाम से जाना जाता है। अगला कुछ महारत्न कंपनियां हैं, उसको देख लेते हैं। मेरे पास 13 महारत्न कंपनियां हैं। उसमें से पहला है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी। दर्जा मिला 2010 में, नई दिल्ली। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी 1975 में स्थापना हुई। दर्जा मिला 2010 में, नई दिल्ली। ऑयल एंड नेचुरल गैस ओएनजीसी की बात किया जा रही है, 1956 में स्थापना हुई। दर्जा मिला 2010 में, देहरादून मुख्यालय। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 1973 में, 2010 में दर्जा मिला, नई दिल्ली इसका मुख्यालय। कोल इंडिया लिमिटेड 1975 में स्थापना हुई, 2011 में कोलकाता इसका मुख्यालय। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड 1964 में स्थापना, 2013 में दर्जा मिला, नई दिल्ली इसका मुख्यालय। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल 1964 में स्थापना, 2013 में इसको दर्जा मिला, नई दिल्ली मुख्यालय। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड 1977 में इसकी स्थापना हुई, 2017 में इसको दर्जा मिला, मुंबई मुख्यालय। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड 1989 में स्थापना हुई, 2019 में इसको दर्जा मिला, गुरुग्राम इसका मुख्यालय। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड 1974 में स्थापना हुई, 2019 में इससे दर्जा मिला, मुंबई इसका मुख्यालय। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन 1986 में स्थापना हुआ, 2021 में दर्जा मिला और इसकी मुख्यालय नई दिल्ली। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड 1969 में स्थापना हुई, 2022 में इसको दर्जा मिला और नई दिल्ली इसकी मुख्यालय। ऑल इंडिया लिमिटेड 1959 में स्थापना हुई और दर्जा मिला 2023 में, नोएडा। तो 13 कंपनियां ऐसी हैं जो महारत्न कंपनियां हैं। इधर हम आते हैं, कुछ फैक्ट और दे रखा हुआ है। तो देखिए कि उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल में केंद्र बना हुआ है। रेशम उद्योग का केंद्र है जम्मू कश्मीर, पंजाब, तमिलनाडु। ऊनी वस्त्र उद्योग कर्नाटक, पंजाब, जम्मू कश्मीर। कृत्रिम वस्त्र मुंबई, दिल्ली, कोलकाता। जूट उद्योग पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार। चीनी उद्योग उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र। सीमेंट उद्योग दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। शीशा उद्योग पश्चिम बंगाल, झारखंड और महाराष्ट्र। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो किसको कहते हैं? कोयम्बटूर को कहते हैं। पीथमपुरा मध्य प्रदेश किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका लुधियाना प्रसिद्ध है। सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? ये रानीपेट, तमिलनाडु में स्थापना किया गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 16 नवरत्न कंपनियां हैं, जिसमें से महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी, भारतीय नौवहन निगम, नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, कंटेनर कॉरपोरेशन निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय भवन निर्माण कॉरपोरेशन लिमिटेड, रेल विकास निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, राइट्स लिमिटेड। ठीक है, ये सब आपका नवरत्न कंपनियां 16 हो गई।
वर्ष 1947 में मध्य प्रदेश के नेपानगर में अखबारी कागज का प्रथम मिल स्थापित की गई थी। तो नेपानगर में पहली बार अखबारी कागज का प्रथम मिल की स्थापना किया गया था, ध्यान रखेंगे, वर्ष 1947 में। आगे हमारे पास टॉपिक है जनसंख्या एवं नगरीकरण। ठीक है, तो जनसंख्या एवं नगरीकरण को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में अनुच्छेद 246 के अंतर्गत जनसंख्या किस सूची का विषय है? तो संघ सूची का विषय है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 121 करोड़ जनसंख्या है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत की कुल कितनी जनगणनाएं हुई? तो अभी तक 7 बार जनगणना हुई। विश्व की कुल जनसंख्या में भारत का प्रतिशत कितना है? तो 17.5% जनसंख्या निवास करती है विश्व की कुल जनसंख्या का। भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था और वर्ष 2011 में भारत की 15वीं जनगणना संपन्न हुई। 21 में हुई नहीं, कोरोना काल के वजह से। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या घनत्व कितना है? तो ध्यान रखें दोस्तों, 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक बिहार के हैं, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? वो है अरुणाचल प्रदेश, मात्र 17 व्यक्ति। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर कितना है, कौन सा है? तो 17.64%। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 62.32 करोड़ जनगणना पुरुषों जो जनसंख्या पुरुषों का है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिलाओं की कुल जनसंख्या कितनी है? तो कुल जनसंख्या महिलाओं को 58.75 करोड़। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश 19.98 करोड़, मोटा मोटी मान के चलिए 20 करोड़ जनसंख्या। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो न्यूनतम सिक्किम। ठीक है, मात्र 6.10 लाख। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो वह दिल्ली। भारत के 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों की अवरोही क्रम क्या है? तो सर्वाधिक 3 नगरीकृत राज्य है वो है गोवा, मिजोरम और तमिलनाडु। भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? ये आपका तमिलनाडु में। ठीक है, भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 80.9% पुरुष साक्षरता है दर है। जनगणना 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? तो सी चंद्रमौली जनगणना आयुक्त थे। छत्तीसगढ़ के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? वह है दंतेवाड़ा जिला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वर्ष 1911-21 के दशक में जन्म दर पर नकारात्मक 0.31% रही, इसलिए यह वर्ष बृहत्तम विभाजक वर्ष कहा जाता है, ग्रेट डिवाइडेड ईयर। क्यों कहा जाता है? कि जो वर्ष 1911-1921 के बीच का जो दशक है, इसमें जन्म दर बढ़ा नहीं बल्कि घटा। ठीक है, नकारात्मक रहा, कितना रहा? -0.31%। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्रीय प्रदेश ये आपका लक्षद्वीप सबसे कम है। भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो साक्षरता दर 73.04%। भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है? 64.6%। सबसे अधिक साक्षर राज्य केरल 94%। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? ये भी केरल ही है, 96.11%। महिला साक्षरता दर किस राज्य में सर्वाधिक है?
ये भी केरल ही है 92.1%। न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य बिहार, गर्व करना चाहिए, ठीक है, 61.8%। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के मेघालय में स्त्री पुरुष शिक्षा में सबसे कम अंतर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के मेघालय में स्त्री पुरुष साक्षर शिक्षा में सबसे कम अंतर है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? बिहार है, गर्व कीजिए, ध्यान रखेंगे, 71.20%। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन है? बहुत अच्छा, ठीक है, इसको भी आप दिल पे लीजिए, बिहार, 51.5%। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप, 91.85%। भारत की कुल लिंगानुपात कितना है? तो लिंगानुपात 943 महिला प्रति 1000 पुरुष। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? वो केरल है। और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा, गर्व कीजिए आप, ठीक है, 1878, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 0-6 वर्ष के बच्चों की लिंगानुपात 919 प्रति 1000 पुरुष में है, ठीक है, 919 लड़की के प्रति 1000 लड़का है, ठीक है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केरल में शिशु जनसंख्या की प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम है, ठीक है, शिशु जनसंख्या की प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद इधर देखिए, ये आपका जो क्या बोलते हैं कि राज्य दे रखा हुआ है, जिसके बारे में आप जान चुके हैं, लेकिन 3-4 राज्य देख लीजिए जो कि आपके लिए जरूरी है। सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश, सेकंड स्थान महाराष्ट्र का, थर्ड बिहार का, चौथा पश्चिम बंगाल और पांचवा आंध्र प्रदेश। बस इतना से याद रखिए, हो जाएगा। तो सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश, सेकंड महाराष्ट्र में, दूसरा बिहार, तीसरा बिहार में, और चौथा पश्चिम बंगाल में और आंध्र प्रदेश में। बिहार की जनसंख्या याद देखिए कितना है? 10,40,99,452, ठीक है। कुल 10 की वृद्धि 25.07%, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। इसके बाद जनसंख्या घनत्व, जनघनत्व, जो आपको पहले भी जान चुके हैं, 1106, लिंगानुपात 918, और साथ ही साथ साक्षरता दर भी आप जान चुके हैं 61.08, ठीक है। तो ये आपका एक डाटा है दोस्तों, ये डाटा है, आप चाहे तो इसको देख लीजिएगा सही तरीके से, ठीक है, और इसको आपने मतलब याद कर लीजिएगा। और नीचे एक चीज़ लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक, जबकि सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है। दूसरी बात, जनघनत्व तो पूछे तो सबसे ज़्यादा बिहार में है और सबसे कम आपका अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अगर लिटरेसी रेट पूछे, साक्षरता दर पूछे, तो सबसे अधिक केरल में और सबसे कम बिहार में, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज हम यहीं रुकते हैं, फिर हम लोग कल लास्ट वीडियो मिलते हैं, 8वां वीडियो होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।